ओके, चलिए हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि करंट क्या है और इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट के विषय में देखेंगे। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है। हाउ कैन वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब हम लोग आते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं पहले ध्यान देना है। A substance which has some free electrons called conductor। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, सिल्वर गुड कंडक्टर है, कॉपर भी गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर है, but degree of conductivity of silver is greater than that of aluminum and copper। जो कंडक्ट करने की एबिलिटी है वो सबसे अधिक है सिल्वर में। पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है सबसे अधिक क्या है, सिल्वर का। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दें। करंट के विषय में आइडिया हमें था कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। यही आइडिया हम लोगों को था। अब हम लोग आते हैं क्या देखने के लिए कि सर चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा, चार्ज यहां कंडक्टर में चार्ज से हमेशा अभिप्राय, हमेशा मतलब यही निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा, करंट होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर फोकस हम डालेंगे, इसको समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। मेरा कहना है, मान लेते हैं कि ये कॉपर का कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन डजंट मीन एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन बट इट मीन्स लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, सभी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। आपको मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते समय कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री which are far away from the nucleus and the number of electrons present in that orbit must be either 1, 2 or 3। 1 वाला ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का है क्योंकि न्यूक्लियस से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कम होगा, और जो 3 है 2 है उसका ज्यादा होगा। दूरी न्यूक्लियस से ज्यादा होनी चाहिए और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होना चाहिए। तो कॉपर और एल्युमिनियम में हम ही बता चुके हैं, देख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैट में। थोड़ा सा रिवीजन के लिए 2 लाइन में बोल रहा हूं। कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में, यानी न्यूक्लियस से दूरी जो है R4 रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस के बराबर। एल्युमिनियम में आइए, कॉपर का 29 होता है, 2, 8, 18 और 1 हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 1 थर्ड ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस से दूरी कम हो गई और इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। तो जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन है टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से in comparison to that of electrons of copper। So the degree of conductivity of copper is slightly greater than that of the क्या है, aluminium। तो मेरा कहना है कि हमने एक कॉपर का कंडक्टर ले लिया, तो कह रहा है कि in absence of any external electric field
अब देखिए कॉपर का कंडक्टर ले लिया, अब हम लोग डॉट डॉट जो है इसमें दिखा रहे हैं, ये डॉट जो है किसके लिए ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं। बोले ध्यान देगा बाबू, ये डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। ठीक, कंसेप्ट क्या रहेगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज if no electric field is applied across the ends of the conductor, that is no terminals of battery is connected across the ends of the conductor, यानी यदि इन दोनों सिरों से, यानी इस कंडक्टर के दोनों एंड से कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टर के अंदर। बढ़िया से सुनिएगा, इस डॉट को फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ये डॉट को सिंबलाइज किए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबलाइज किए हैं। तो कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, all these free electrons are moving randomly, chaotically, irregularly in the entire volume of the conductor. All these free electrons are moving randomly, chaotically, irregularly in the entire volume of the conductor, in the entire volume of the conductor, in the entire volume of the conductor with very high velocity, in the entire volume of the conductor with a very high velocity. मैं क्या बोला, in absence of any external electric field, all these free electrons are moving randomly in the entire volume of the conductor with a very high velocity. In the similar manner, as gaseous molecules are moving randomly, as gaseous molecules are moving randomly in the entire volume provided for them. जैसे एक बोतल में आप गैस ले लें, क्या समझ रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल उसमें गैस के हैं वो सब रेस्ट में नहीं, वो सब रैंडम मोशन में, थर्मल एजिटेशन के चलते, हीट के चलते। उसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरे इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में, इंटायर लैटिस ऑफ द कंडक्टर में रैंडम मोशन में मूव करता है, ये रैंडम मोशन में मूव करता है। वी आर एम एस, आर एम एस मतलब आप क्या जानता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े हुए हैं। तो VRMS of the electrons, that is, this is nothing but what, 3 kT by m. Here all these symbols have their usual meanings. K represents Boltzmann constant. K जो है Boltzmann constant, Boltzmann constant है, बोल्टजमैन मत कहिएगा इसको। K जो है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया रहता है। T है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, ऑन केल्विन स्केल, और m मास है, यहां इलेक्ट्रॉन के मास से मतलब है। आप देखो ध्यान से, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर all these gaseous molecules are moving randomly in the entire volume of the conductor with a very high velocity. The RMS velocity of the electron is nearly equal to 10 to the power 5 meter per second. The RMS velocity of the electron, यानी कि जो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का है उसका वैल्यू है 10 to the power 5 meter per second. This is very high velocity. This is very high velocity. In spite of being this high velocity, there is no current in the conductor. Why? Why there is no current in the conductor? आप समझो यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या, इतना अधिक वेलोसिटी होने के बावजूद
कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपने तो बताया as soon as charge comes into motion, as soon as charge comes into motion, current is established. Here a charge is moving with very high velocity. In spite of being this high velocity, there is no current in the conductor. Because why there is no current in the conductor? Because net flow of charge across any cross section of the conductor is zero. अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोला ये मान लो कि ये कॉपर का एक कंडक्टर मैंने ले लिया, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके इंटायर वॉल्यूम में रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। इनका आरएमएस वेलोसिटी जो है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड है। ये बहुत ही हाई वेलोसिटी है, बावजूद इसके इसमें कोई करंट नहीं है। अब उसी को मैं खोलने जा रहा हूं, उसी को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इतना हाई वेलोसिटी होने के बावजूद करंट क्यों नहीं है? अब आगे देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इफ वी कंसीडर ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, अगर हम इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन जैसे इस प्रकार से लेते हैं यहां, तो क्या पाते हैं कि एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड गया है, एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड गया है, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसी एक सेकेंड में राइट साइड से लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड से लेफ्ट साइड चला गया। इसका मतलब हुआ नेट फ्लो ऑफ चार्ज across any cross section of the conductor is zero. This is why in spite of being this high velocity of electron, there will be no current in the conductor. यही कारण है कि इतना हाई वेलोसिटी होने के बावजूद कंडक्टर में कोई करंट नहीं है, क्योंकि नेट फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? जीरो है। बात समझ में आ गया बाबू को? तो हमने क्या देखा भाई कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, so net flow across any cross section is zero. This is why there is no current in the conductor. बात समझ में आ गया बाबू को? इतना हाई वेलोसिटी होने के बावजूद भी कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि भाई बैटरी से इसको कनेक्ट करें। ठीक, तो पहले हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि भाई क्या कंसेप्ट है। ठीक, आप इस सबको नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। आपको तो जानते हैं कि भाई कैसे लिखना होता है, और इसमें हमको क्या है, लिखवाना है ज्यादा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां कि अब हम लोग अगला स्टेप देखें। नहीं, पहले इसको लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई भूल जाते हैं हम, आप जो लिखवाए हैं बोले हैं, इसलिए भूलने का जो उसको हम माइंड करा देते हैं। क्या देखा हमने कि इन absence of any external electric field, in absence of any external electric field, all the free electrons of the conductor are moving randomly, बहुत सारा हम आपको वर्ड दे देंगे, chaotically, irregularly, इसे आप ध्यान रखिएगा, chaotically in the
entire volume of the conductor with very high velocity, very high velocity, but this velocity is not responsible. एक मिनट, very high velocity, the RMS velocity of the electron, the RMS रूट मीन स्क्वायर, रेलवे मेल सर्विस मत समझिएगा, the RMS velocity of the electron electrons VRMS is nothing root over 3 kT by m, nearly 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. सब हम इसके विषय में कह चुके हैं, सिंबल के विषय में. बट दिस वेलोसिटी इज नॉट responsible for conduction of current. Because net flow of charge across any cross section is always zero. क्या देखा हमने? In absence of any external electric field, all these free electrons are moving. All these free electrons of the conductor are moving randomly, chaotically, irregularly in the entire volume of the conductor with a very high velocity. The RMS velocity of the electrons VRMS equal to root over 3 kT by m, 10 to the power 5 meter per second. But this velocity is not responsible for conduction of current because net flow of charge across any cross section is always zero. यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज, इसके बाद का केस मैं क्या कहने जा रहा हूं कि as soon as potential difference is applied across the ends of the conductor, that is as soon as electric field is applied across the terminals of the conductor, electron gets accelerated. अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं बाबू को? ध्यान देगा. यहां मैं बोलने जा रहा हूं, थोड़ा सा पिक्चोरियल व्यू देखिएगा. ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है. कब? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, E इक्वल टू 0 था, ये था. अब मैं बोल रहा हूं का कि as soon as electric field is applied, as soon as the two ends of the conductor is connected to a battery or cell, as soon as the two ends of the conductor is connected across the two terminals of the cell, that is electric field is established, and the direction of electric field is always from positive to negative. Let it be E. ये इस फिगर के लिए E हो गया. क्या देखेंगे सर? each free electrons experiences a electric field, experiences a force. That is, after the application of external electric field, all these free electrons are moving towards the positive terminals, are moving
इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव से निगेटिव। बाबू को क्या देखेंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए? डायरेक्टेड फ्लो में आ गए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्टेड फ्लो में आ गए। अब इस सबके सब क्या हो गए? एक डेफिनिट डायरेक्शन में क्या किए? फ्लो करने लगे। और ये डायरेक्शन क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन किधर? माइनस से प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। नेट फ्लो इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द कंडक्टर। मैं क्या बोला कि as soon as potential difference is applied across the ends of the conductor, as soon as electric field is applied across the ends of the conductor, electrons get accelerated in a direction opposite to the electric field, opposite to the electric field. That is, net flow of electron is established in the conductor. As a result, current is established in the conductor. That is, now conductor having some current. अब क्या हुआ? कंडक्टर में कुछ करंट है। बाबू देखिएगा ध्यान से। तो अब यहां पर I बराबर क्या हो गया? Q बाई टी हो गया। ध्यान दिया जाए, यहां कह रहा है कि अब हमारे पास करंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के चलते सारे इलेक्ट्रॉन अब खींचाने लगे, एक्सेलरेट होने लगे। किधर की ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। करंट एस्टैब्लिश हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट पर कि हाउ कैन वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये प्रश्न क्यों आया सर? ये प्रश्न इसलिए यहां आया डायरेक्शन ऑफ करंट के विषय में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है। आम आदमी, कॉमन आदमी जो बिना किसी विशेष अध्ययन के ये बात क्या समझता है, वो डे टू डे लाइफ में क्या देखता है कि जितने चीज का फ्लो होता है, जितने चीज का प्रवाह होता है, हाई से लो। जैसे कोई भी लिक्विड का फ्लो क्या होता है? हाई लेवल से लो लेवल। पानी का प्रवाह उच्च हाई लेवल से उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर की ओर। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का। तो भाई उसके दिमाग में एक कंसेप्ट बन गया है कि किसी भी चीज का प्रवाह जो है हाई से लो की ओर होता है। यहां क्या हो गया? निगेटिव का मतलब हिंदी में जानते हैं ऋण कहता है, पॉजिटिव का मतलब धन कहता है। तो सिंपल देखिए ना कंसेप्ट, यहां वो जान रहा निगेटिव मतलब लो, पॉजिटिव मतलब हाई। उसके दिमाग में क्या हो गया कि भाई अब करंट की डायरेक्शन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तो ये आम आदमी नहीं, तो हम जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जो विशेष आदमी जो पढ़ा है वो देख रहा है, वो बता देगा भाई। लेकिन इस चीज को जनरलाइज करने के लिए कन्वेंशन को कंसेप्ट के अंदर लिया गया। कन्वेंशन का मतलब समझते हैं? परंपरा, परिपाटी, वट एवर बी द एक्चुअल। आप जानते हैं बहुत सारे हमारे समाज में परंपराएं चल रही है। आपके पिताजी कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, वही आपकी अगली पीढ़ी, बहुत सारी परंपराएं आती जा रही हैं, जाते जा रही है। उसका सत्य से क्या लेना देना, उससे कोई मतलब नहीं है। वही यहां पर ध्यान देना है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, बाबू को ध्यान देना है यहां पर कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो है वो क्या है, उसको देखना। कन्वेंशन मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं परंपरा। तो तीन तरीका है करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए। हम पहला देख रहे हैं, अब बार बार बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि फिर बार बार नहीं बोला जाएगा। आज ही सुन लीजिए, इसके बाद कहीं और नहीं बोला जाएगा, तो बार बार करंट की डायरेक्शन कहा जाएगा। अब दिमाग में हमेशा रहेगा ये कन्वेंशनल करंट की ही चर्चा कर रहा है। तो कन्वेंशन हमारा क्या है? हाई मतलब पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो। इसका मतलब इसका फ्लो किधर से होगा? हाई से लो। तो
अब बाबू देखेगा यहां पर 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बताने का, कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। पहला क्राइटेरिया, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके आप अगेंस्ट कह सकते हैं, उसके आप विपरीत डायरेक्शन में कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट का। तो हम लिख सकते हैं पहला क्राइटेरिया है कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is opposite to the direction of flow of electron, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात आ जाए, दूसरा पॉइंट लिया जाए इसी चीज को बताने के लिए। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आप कह सकते हो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी इधर है, कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is in the direction of electric field। कंडक्टर में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन उधर ही की ओर होगा। और एक और हम बता रहे हैं बाबू को, एक और बता रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां समझने की कोशिश करेगा, क्या समझने की कोशिश करेगा, आप देखो ध्यान से। हम क्या ले रहे हैं भाई, वही कॉपर का कंडक्टर ले लिए। यहां ध्यान देना है, ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं सर, ये एटम्स, ये कंडक्टर के अंदर जो लैटिस है, लैटिस का मतलब समझते हैं ना, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इनसाइड द मटेरियल। एटम्स का जो ओरिएंटेशन होता है मटेरियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड लैटिस। आप देखो ध्यान से, ये सब एटम के लिए सिंबल लिए हैं। सॉलिड के केस में एटम मूव नहीं करता है, एटम अपने पोजीशन पर, यानी कि एटम का कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। बहुत ज्यादा ध्यान लगाइएगा, एटम्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग। दिस इज व्हाई सॉलिड हैज डेफिनिट शेप। यही कारण है एटम के लोकेशन नहीं बदलने के चलते इस सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। दैट इज एटम्स आर टाइटली बॉन्डेड, दे आर नॉट मूविंग इन द लैटिस, दे आर नॉट मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। आप ध्यान दो, ये सब चट्टान की भांति अपने जगह हैं। अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉपर लिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है बाबू को, एक एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो लैटिस में मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह। अब आपने क्या किया है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से, इसको बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया है। आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब यहां देखेगा बाबू, क्या देखेगा भाई, देखेगा क्या, जैसा कि जानता है कि एक कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई उस पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है या कुछ इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं गया, बस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है और मोबाइल है, और न कि उस पर कोई चार्ज है। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हम क्या देखेंगे यहाँ कि जैसे ही लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से मूव किया, तो यहाँ कंडक्टर के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिएगा फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअस लगा हुआ, अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अब यहां जब आएगा इलेक्ट्रॉन, ये प्लस साइन यहाँ पर, यानी कि ये वैकेंसी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। यहाँ पर क्या होगी, वैकेंसी आ जाएगी। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अब शिफ्ट कर गया कहां पर, यहाँ पर आ गया।
अब देखिए क्या है, इसी तरह से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा तो ये वैकेंसी अब यहां पर आ जाएगी और यहां से डिसअपीयर हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा, ये वैकेंसी यहां पर आ जाएगी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहां सेट करके। आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? अब देखिए इसको बताने का तरीका, अब हम ऐसे कह सकते हैं, क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और आप जानते हैं कि भाई जिधर की ओर करंट, करंट किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही की ओर करंट होगा, जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही की ओर करंट होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक स्टेटमेंट मेरा है ये। तो हम यहां कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या बोल रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये 100% गलत है। क्यों? मोशन का मतलब होता है बॉडीली मूवमेंट। आप देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडीली मूव नहीं कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज, ये एटम मूव नहीं कर रहा, एटम कहां मूव कर रहा है, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम एटम टू एटम। द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम एटम टू एटम। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप करेक्ट कर सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाबू का तीसरा जो स्टेटमेंट है, सेम चीज के लिए, करंट ही के लिए, क्या लिख सकता है कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is in the direction of shifting of positive charge due to migration of electron towards पॉजिटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत? आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई करंट के डायरेक्शन को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल करंट। अब आप करंट कन्वेंशनल नहीं रहेगा, आम आदमी, साधारण आदमी भी बैटरी लेकर के जाएगा और किसी कंडक्टर में जोड़ देगा बैटरी के टर्मिनल को, पूछिएगा करंट किधर से जाएगा, तो बैटरी पर प्लस माइनस लिखा रहता है, बता देगा कि प्लस से किधर की ओर होगा, माइनस की ओर होगा। इसी से इसको स्वीकार कर लिया, इस परंपरा को स्वीकार कर लिया गया। बात समझ में आ गया? तो हमने क्या दिखाया कि भाई करंट के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग करंट, करंट के जैसे चार्ज पढ़ाए थे आपको, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज बताए, उसी प्रकार से हम यहां क्या कर सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या है, हम बता सकते हैं करंट के, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग करंट क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं, पहला चीज हम लोग देखते हैं, पहला कह रहा है क्या कि सम important point regarding points regarding current। पहला कह रहा है सर, आप जानते हैं कि चार्ज फंडामेंटल नहीं था लेकिन करंट फंडामेंटल है। चार्ज फंडामेंटल नहीं था लेकिन करंट फंडामेंटल है, करंट फंडामेंटल। तो पहला कह रहा है इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी
मेंटल, 7 फंडामेंटल में से क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, एम्पियर, और लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होगा। कोई दिक्कत? आपने क्या देखा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा और कूलम पर सेकेंड होगा। ठीक, दूसरा चीज कहता है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। हियर डायरेक्शन ऑफ करंट merely indicates it is a scalar quantity. Here direction of current merely indicates the sense of flow of charge, and it does not follow the rules of vector, and it doesn't governed by the law of vector algebra. ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल से गवर्न्ड नहीं होता है, ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है। यहां द डायरेक्शन ऑफ करंट मेयरली इंडिकेट्स द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट द ट्रू डायरेक्शन लाइक फोर्स, बिकॉज फोर्स इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो स्पष्ट करता है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हियर direction of current merely indicates, merely means only indicates the sense of charge, the sense of flow of charge, flow of charge merely indicates the sense of flow of charge, and it doesn't governed by, does not governed by the law of vector algebra, law of vector algebra। ये सिंपल अलजेब्रा से गवर्न होता है। जैसे सिंपली आपको बता दें, मान लिया जाए ये एक व्यवस्था है सर कंडक्टर का, इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, और इधर से I1 इधर से I2, और इसके बीच का एंगल थीटा है, दोनों कंडक्टर के बीच का। इधर से I निकल रहा है। तो व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, whatever be the value of theta, I always equal to I1 plus I2. Whatever be the value of theta, I always equal to I1 plus I2. यहाँ थीटा 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, उससे कोई लेना देना नहीं है। I का मान हमेशा I1 plus I2 होगा। तो यहाँ क्या देखें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो है केवल सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, और इस कोई वेक्टर से इसका मतलब नहीं। ठीक, अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं।
अब यहां पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको आएगा, यहां देखिएगा बाबू ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा अगला प्रॉपर्टी कहता है थर्ड में कि कैलकुलेशन ऑफ करंट ड्यू टू डिफरेंट मोशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ करंट ड्यू टू डिफरेंट मोशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको यहां से अब न्यूमेरिकल बनाने का कंसेप्ट मिल रहा है। पहला ले लेते हैं, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे बाबू, ठीक। हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक। इस कंडक्टर का लेंथ L ले लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A क्या है सर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये कंडक्टर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला है, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। अब मान लेते हैं, कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत सारे सब इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके, ये सब मूव कर रहे हैं सब, और इसके चलते करंट एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक। एन क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टर। एक डाटा ग्रुप में आपको होगा, ऐसे दिया रहता है, इसको याद नहीं करना। फॉर कंडक्टर्स एन इज, एक मिनट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर कंडक्टर्स, एन is nearly equal to 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। यानी कंडक्टर में सामान्य तौर पर 10 का पावर 28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का कंडक्टर लेते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, इतना होता है। बस समझ में आ गया। अब बाबू देखिएगा ध्यान से, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और एन हो गया वही उसका वैल्यू, जनरली कंडक्टर में इतना हो गया। हमको एक करंट का वैल्यू निकालना, इसमें करंट का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं अब आपका कंसेप्ट पर आ रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं सर, कि जैसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ई सिंबल ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चल के हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या आपका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब यहां क्या हो गया, सिंबल देख लिए, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जनरली ये 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां सेंस देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जैसे ध्यान दिया जाए, कोई चीज फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में, तो जो चीज फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में, जो चीज इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। क्या सुना आपने, कोई चीज, कोई लिक्विड यहां पर इंटर कराए हम, और वो लिक्विड फ्लो कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से,
तो सेकंड के प्रारंभ में यहां प्रवेश करेगा और जब सेकंड समाप्त होगा तो 1 मीटर का दूरी पाइप में चला जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा ना कि अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड के प्रारंभ में इंटर किया, सेकंड के अंत में 2 मीटर दूरी तय करेगा। वही चीज यहां पर दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा? v मीटर तय करेगा। अगर v मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? v मीटर पर सेकंड। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसमें क्या कहता है, यहां कह रहा सर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। ध्यान दिया जाए, ये वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड बोल रहा हूं। तो आप देखो तो बाबू इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना कि सिलिंड्रिकल कोई भी सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ए इंटू एल हो जाएगा। तो यहां लेंथ नहीं है, ये लेंथ नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ वेलोसिटी कि v वेलोसिटी सेंटर। हम वॉल्यूम भी नहीं निकालने जा रहे हैं, अगर वॉल्यूम निकालते तो a इंटू एल कर देते। हम वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरिंग पर सेकेंड करने जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये क्या होगा, एरिया और लेंथ के विषय में क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। v यहां वेलोसिटी का सेंस नहीं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड हो गया, a इंटू v हो गया वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड। कोई दिक्कत बाबू को? तो आपने क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड। आइए, हम तो जानते हैं कि करंट क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। तो हमें वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड मालूम हो गया। अब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है। कैसे निकालेंगे ये सब आप तो नोट कर लीजिएगा। आप देखो ध्यान से, इसमें क्या कहता है, अभी अभी हम लिखवाए थे यहां, एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। आइए, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब हम लोग क्या निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन पार कर रहा है प्रति सेकेंड। ये वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है? वॉल्यूम पर सेकेंड। ध्यान देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे समझे बाबू, अगर एन इलेक्ट्रॉन का संख्या है तो ये आपका छोटा वाला एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ये जो चीज है ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। आइए, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये केवल क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब हमने क्या निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड कंडक्टर में कितना हो रहा है, निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो हम संख्या निकाल लिए। तो क्यू बराबर क्या जानता है बाबू? एन ई। तो एन निकाल लिया, कितना संख्या है, और संख्या ई पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ टोटल चार्ज flowing per second, this is nothing I and this is nothing but what? N A V into क्या होगा? E। ये हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। बाबू के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया? एक्सप्रेशन यहां पर क्या आ गया बाबू के लिए?
एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर, क्या आ गया कि I इक्वल टू NEA, ये फॉर्मूला NEA भी, I बराबर क्या हो गया NEA भी, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस समझ में आ गई। अब इसमें डाटा सब दिया रहेगा, आपको आराम से क्या करना है, निकालना है। E तो देने की जरूरत नहीं है सर, E देने की जरूरत नहीं, A और V दिया रहेगा, N दिया रहेगा, I निकलेगा आपका, कोई दिक्कत। तो आपने क्या देखा कि किस प्रकार से हम, जब पहला हमने क्या देखा, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज लिखे थे ना, ए में आपका ए में दिखा था ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ चार्ज। फिर आते हैं ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि फाइंड द करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, उसके चलते हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसके चलते एटॉमिक करंट क्या होगा। लोग परेशान थे कि भाई एटॉमिक करंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा चीज। तो अब हम आते हैं दूसरा पार्ट इसका, ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। बी पार्ट इसका, करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। आइए उसी चीज को हम देखते हैं। हम क्या ले लेते हैं सर, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। यहां पर एक प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक प्रोटॉन हो गया आपका और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर सर्कुलर ऑर्बिट में। अब अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया रहेगा, चार्ज दिया था, क्यों मान लीजिएगा। अब बाबू देखेगा, आप जान रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये टी क्या है सर, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो बाबू क्या दिया रहेगा, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया था इलेक्ट्रॉन का 10 टू द पावर 14 सेकेंड, 14 पर सेकेंड, 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड था, तो आपको निकालने के लिए दिया था। आइए ध्यान दीजिए, आई बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई टी। क्यू के बदले क्या है सर, यहाँ ई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानते हैं कि भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, और टी दिया रहेगा तो आपका निकल जाएगा। अब आइए कि नहीं सर, टी नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी को एन न्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो जानते हो कि 1/t होता है। तो आई बराबर क्या होगा, एन यहां मत लो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से। तो आई बराबर क्या होगा, न्यू ई या एफ ही लिख सकते हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अगला चीज बाबू क्या देख रहे हैं भाई, अगला चीज देख रहा है इसका, क्या चीज कि नहीं सर, इसका स्पीड दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है कि v स्पीड से जा रहा है। तो कह रहा है इफ स्पीड इज गिवन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन, ठीक है। इफ स्पीड एंड radius of the orbit is given, if speed and radius of the orbit is given, then how can we find the current? So simply we know that
एस बराबर क्या जानते हैं, वी टी। एस बराबर क्या जानते हैं, वी टी। तो v बराबर एस बाई टी जानते हैं, और एस कितना है बाबू का, 2 पाई आर। रेडियस आपका आर है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2 पाई आर। बाबू क्या देख सकता है भाई, तो t बराबर क्या हो गया, t बराबर 2 पाई आर बाई वी। t बराबर क्या है, 2 पाई आर बाई वी है। तो नाउ I बराबर क्या है बाबू का, E बाई 2 पाई आर बाई वी। तो v कहां चला जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, I बराबर EV बाई 2 पाई आर। I बराबर क्या हो जाएगा, EV बाई 2 पाई आर। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, करंट का जो वैल्यू है, यहाँ करंट का वैल्यू, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ध्यान रहे, मैं भूला हूँ, अब आपका प्रतिदिन के हिसाब से वीडियो क्लास जाएगा यूट्यूब पर। दूसरा चीज, मैं लाइव क्लास भी करने जा रहा हूँ, और आपको मैं जूम पर कहिएगा, जूम पर, सिस्को से कहिएगा, सिस्को से, ठीक है। लाइव क्लास जो है ना, ठीक है। तो लाइव क्लास भी आपको दूंगा और उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। बस समझ में आ गया। तो जो जो डाउट्स होगा उसको हम लोग उस डाउट्स को लाइव क्लास में कर देंगे, और इस सारा जो है, ठीक है। थैंक यू।